स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाता है। यह दिन हर भारतीय के लिए गौरव और गर्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ। 200 सालों की गुलामी के बाद भारत ने अपनी आजादी हासिल की और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। अगस्त महीने के आरंभ होते ही स्वतंत्रता दिवस की उमंग पूरे देश में शुरू हो जाता है। देशभक्ति गीत नृत्य के जरिए रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन की शुरुआत हो जाती है। ट्राई सिटी चंडीगढ़ के विभिन्न संस्थानों पर स्वतंत्रता दिवस से संबंधित तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें अर्धसैनिक बल एवं स्कूल कॉलेज के युवा मुख्य रूप से भाग लेते हुए देखे जा सकते हैं। भारत के स्वतंत्र हुए को 78 ईयर्स हो गए हैं। तो जब हमने शुरुआत की थी, जैसे जो उस वक्त गरीबी स्तर की रेखा बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग गरीबी स्तर के नीचे थे। पर उसके बाद जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आई, लोगों को भुखमरी थी, उस टाइम पे इतनी चीज़ें थी। पर जैसे 1970s में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई, जिससे हम भारत एक तरह का अन्न का भंडार बन गया पूरी दुनिया के लिए, तो उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली हैं। हम IT सेक्टर में सबसे आगे हो गए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इतने आगे हो गए हैं, पूरी दुनिया में हमारे IT सर्विसेज एक्सपोर्ट किए जा रही हैं। तो इस वजह से भारत ने अपना एक अलग नाम बनाया है पूरे विश्व में। हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से पाई है और हमने आज़ादी का काफ़ी अच्छी तरह से उपयोग भी किया है। जैसे कि हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी से लेकर मैनेजमेंट से लेकर हर फील्ड के अंदर तरक्की हुई है। हमारा देश अब IT हब बन चुका है। इवन जो टैलेंट्स अमेरिका या फिर डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाते हैं, हमारे होते हैं। तो मैं आज़ादी को इस तरह से देखता हूँ कि हमने जो आज़ादी इतनी मुश्किलों से पाई है, हमने उसका अच्छी तरह यूज़ किया है। हमने बहुत तरक्की की है। हमारे देश में अब बुलेट ट्रेन से लेके लोकल ट्रेन से लेके हर चीज़ अवेलेबल है। भारत की यात्रा को मैं बहुत प्राउडली देखता हूँ। जैसा हमारा देश था जब आज़ाद हुआ था, तब 2 देश आज़ाद हुए थे, और जब मैं उन दोनों की यात्राओं को कंपेयर करता हूँ तो आज मेरा देश बहुत आगे है। किसी भी सेक्टर में मैं देखता हूँ, भले वो IT हो, इंफ्रा हो, और आने वाला जो अपॉर्चुनिटीज़ है, फ्यूचर है, वो भी बहुत ज़्यादा महान है। तो मैं भारत के लिए एज अ प्राउड नागरिक और एज अ यंगस्टर मैं बहुत गुड फील करता हूँ। देखो, भारत को आज़ादी मिले तो काफ़ी साल हो गए हैं, है ना। पर मैं समझता हूँ कि एक स्वतंत्र देश के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसके लोग स्वतंत्र हों, है ना। और यहाँ जैसा यूनिवर्सिटी का माहौल है, मैं ये समझता हूँ कि जितने आप देखोगे, यहाँ के इलेक्शन देखोगे, स्टूडेंट्स को देखोगे, सब लोग बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो मैं कहूँगा कि हमने बहुत कुछ अचीव करा है और बहुत कुछ अभी अचीव करना है। इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, जिससे देश विरोधी ताकतों से सभी नागरिक सुरक्षित रूप से समारोह का जश्न में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। आजादी के 77 सालों के सफर में देश ने क्या कुछ हासिल किया है और आने वाले वर्षों में हम किस तरह से विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं, आम जनमानस की कल्पना और परिकल्पना को हमने इस तरह से जानने की कोशिश की है। टेक्नोलॉजी में देखें तो इस समय इंडिया UPI की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हम लोग UPI हमारा इतना अच्छा है कि हम लोग और दूसरे कंट्रीज़ को हम लोग देने की बात कर रहे हैं और उनसे हम लोग कोऑपरेशन में चल रहे हैं कि उनको हम लोग अपना UPI टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। ऐसे ही और भी टेक्नोलॉजीज़ में भी इंडिया काफ़ी आगे चल रहा है और आगे जाके अगर ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहें तो हम लोग टेक्नोलॉजी में ही काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि US है, चाइना है, तो वो टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो ये हमारा एम होना चाहिए कि आगे जाके हम टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ें। भारत को एक बार देखेंगे तो ये एक ऐसी देश है जिसमें आपको हर तरह का डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। हमारे आप नॉर्मली लैंडफॉर्म्स भी देख लो, आपको जिस तरह का डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में है, चाहे वो कल्चर हो गया, चाहे इंडिया की टोपोग्राफी हो गई, वैसा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इस बात की पहले हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हमारा देश सबसे अलग है। इतना कुछ हमने अचीव करा है, हम कह सकते हैं कि हम अच्छी जगह खड़े हैं आज की डेट में। अगर हम अपने आज़ादी के 70-80 साल देखें, आने वाले टाइम में हमारे लिए और बेहतर प्रगति की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। बहुत कुछ है हमारे लिए आने वाले टाइम में। दुनिया के सबसे टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे पास। हमारा जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी ऊपर उठा है, जो हम पहले थे उससे काफ़ी आगे आ चुके हैं। और मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ कि हम बहुत आगे जाना है। हमारी कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, जिन चीज़ों में हम पीछे हैं, लाइक देयर आर सम काइंड्स ऑफ हैटर दैट कम्स इन द कंट्री। हम उनसे काफ़ी आगे बढ़ना चाहिए और हमें डेवलपमेंट की तरफ देखना चाहिए।
धीरे बिल्ड किया है उसमें काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं, काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है, बट भारत अपने आप पैरों पे खड़ा हो गया है और इतना भी वो काबिल हो गया है कि वो दूसरे देशों को भी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। लाइक वैक्सीन्स वगैरह आई थी 2020 में, तो भारत ने वैक्सीन्स एक्सपोर्ट तक की थी लोगों के लिए, जब अपनी बना के, जो दूसरे देशों को इनको मदद चाहिए थी। तो भारत अब इतना काबिल हो चुका है कि वो अपने आप को तो कर सकता है, बाकी दूसरों के भी हेल्प, दूसरी कंट्रीज़ की भी हेल्प कर सकता है आज। गौरतलब है कि भारत के सामने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। वर्ष 2024 का स्वतंत्रता दिवस अमृतकाल के तहत मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व के अधीन इस स्वर्णिम स्वप्न का लेखा जोखा की बेसब्री से देशवासियों को इंतजार है। विश्व गुरु बनने की जो मोदी जी ने बात करी है कि एक तो हम लोग को अपना जो हमारा ऑलरेडी जो कल्चर है उसको हम लोग को लेके चलना है आगे, कि हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उसको हम लोग भूलें ना, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ें। बाकी डेवलपमेंट तो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हो ही रही है, एजुकेशन में और डेवलपमेंट हो, हेल्थ सेक्टर में डेवलपमेंट हो, ओवरऑल जब डेवलपमेंट होगी और जीडीपी भी हमारी बढ़ी रही है, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको और प्रोत्साहन मिले तो हम लोग डेफिनेटली विश्वगुरु बनेंगे आगे जाके। इंडिया की पिछले 10 साल में हर एस्पेक्ट में यही कोशिश रही है कि वो कैपिटल एक्सटेंसिव बन सके। अब चाहे वो हमारा आत्मनिर्भर होना हो गया, चाहे वो हमारे सारे प्रोजेक्ट्स हो गए। इस साल का अगर आप बजट भी देखिए, पिछले 3 साल का बजट देखें आप, तो हम लोग कैपिटल एक्सटेंसिव जा रहे हैं। हम किसी पे निर्भर नहीं है, हर चीज़ हम खुद कर रहे हैं। तो ये पहला पड़ाव होता है एक सुपर पावर बनने का। कुछ टाइम में वो भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा टाइम है, उसके लिए हमें थोड़ा और ग्रो करना पड़ेगा। हम उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम जिस पेस से चल रहे हैं उस हिसाब से हम बन जाएंगे। 40% जो है हमारी जनता वो यूथ ही है हमारा, ठीक है। तो यूथ पावर में हम सबसे ज़्यादा हमारा वो है, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने की हुई है। बट एक प्रॉब्लम, उसकी वजह से हम आगे तो बढ़ने वाले हैं, बट जो एक प्रॉब्लम है वो है कि जो हमारे जो यूथ आजकल भ्रमित हो रहे हैं, ये सब जो रिलीजन वगैरह को लेके, ये सब को लेके, इन सब को लेके भ्रमित हो रहे हैं। तो इस पे अगर हम यूथ का जो है जो डेडिकेशन है और विजन है जो चैनल कर सकें डेवलपमेंट की तरफ, भारत की विकास की तरफ, तो भारत को नंबर 1 कंट्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। सावन के पवित्र महीने के अंतर्गत चंडीगढ़ के सेक्टर 42C मार्केट में राधा माधव प्रसादम सेवा द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए भंडारा का आयोजन किया गया। जैसे आज यहाँ पर सभी ने बढ़ चढ़ के राधे माधव प्रसाद सेवा कमेटी ने हिस्सा लिया है, उत्साह बढ़ाया है, ऐसे सारे ही लोग जागृत हों और सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें इस चीज में, और इससे हमारी एक संस्कृति जगती है। सभी मिलके हम ये भंडारे का आयोजन किया है और इसमें सब लोगों का योगदान है। तो सब बड़े प्यार से, बड़े इससे स्नेह से ये भंडारा तैयार करवाते हैं और उसके बाद सभी प्यार से ही ऐसे वितरण किया जा रहा है। सभी भक्तों के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। इस माह में जो भी भक्त यहाँ भंडारा भी खा के जा रहे हैं, उनके भी घर में सुख समृद्धि शांति बनाए रखें, भगवान इनको मनोकामना पूरी करें। इस आयोजन में सेक्टर 42C मार्केट के राधा माधव प्रसादम संस्था के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं गरीबों एवं वंचितों को भंडारा में सम्मिलित होने के लिए स्वागत के साथ आग्रह किया। विभिन्न जातियों, धर्मों एवं समुदाय के लोगों ने एक साथ बैठकर भंडारा का आनंद लिया। हर महीने लगाते हैं यहाँ पे मार्केट में, जो गरीब गुरबा जितना भी खा सकता है खा ले। यहाँ पे हम तो ये कहते हैं यहाँ पे गरीब जितना भी सबको मिले, भोजन मिलना चाहिए सबको। हमारी तो यही इच्छा रहती है, हमारी यही भावना है बस। भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का प्रसादी वितरण किया जाए, इससे सोच और एनवायरनमेंट दोनों ही इस को कल्याण हो और भगवान का प्रसाद खाते रहे।
गौरतलब है कि भंडारा एवं लंगर का आयोजन हमारे देश की आध्यात्मिक एवं समरसता की परंपरा को दर्शाता है, जिसमें समाज के सभी वर्ग मिलजुल कर अपना योगदान देते हैं। आज इस तरह के आयोजन से युवाओं के बीच सेवा भाव की भावना का प्रचार व प्रसार के रूप में स्थापित करता हुआ अवश्य देखा जा सकता है। अकादमी ऑफ नेशनल लिटरेचर एवं कल्चर की तरफ से इंटरनेशनल सावन कवि दरबार का आयोजन मोहाली में किया गया। अकादमी ऑफ नेशनल लिटरेचर एवं कल्चर की यूएसए शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर सुदर्शन चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि अपनी उपस्थिति दर्ज की। इस अवसर पर पंजाब साहित्य के कवियों ने अपनी काव्य रचना प्रस्तुत की एवं स्वर्गवासी डॉक्टर लेखराज परवाना को याद किया। कवियों ने अपनी रचना में सावन के महीने की मात्रा के विभिन्न रंगों को अपनी काव्य रचना के जरिए प्रस्तुत किया। मैं नेरे कर जावा मैं तुपां दे पिंडे उत्ते मैं तुपां दे पिंडे उत्ते पानी बदल भर जावा लिया कुड़तन दे मैनू मिश्री कोल पिलावा राह तो सब चुग के कंडे इस बैगी दे फुल खंडावा राह चो सब चुग के कंडे मैं किदे फुल खिड़ावा ओ मेरे नारी रुसिया फिरदा मेरा ही परछावा अगे ते कदे पिछे भजदा वो जद मैं फड़ना चाहवा माही कर आवे तेरा रथ के श्रृंगार में सूट पावा रंगला ते जुती तिलेदार में सास पावे वत दी रहे मैनू पूरियां सौण दे महीने विच विच साधुरिया सौण दे महीने रिंगना दे विच जाके सरखा मैं डालवा सावण दी विच हस खेड़ गालवा रंजना दे विच जाके सरखा मैं डालवा सावण दी रुत विच हस खेड़ गालवा पिंडा बाहरी है चिमरन ते रौनक लगनी है सतु जई मटियार बेचारे सोहनी फरदी है चूड़े वाली बानू कट के बोली पाउंदी है हड्डी मार के गोली यारो तत हिलाउंदी है हड्डी मार के गोली यारो दर्द हो गया लट्टू
देखना जी पड़ी जवानी यार रखोगी है हड्डी मार के गोरी यारो तत होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आर.आर. गिल ने की। इस अवसर पर अध्यक्षता करते हुए आर.आर. गिल ने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है, जिसके जरिए वर्तमान एवं भविष्य के सपनों को शब्दों में पिरोकर साहित्यकार अपनी भावना को प्रस्तुत करते हैं। ये सावन कवि दरबार है। टेकराज प्रवाना जी ने अकेडमी हमने आरम्भ की थी, अकेडमी ऑफ द नेशनल लिटरेचर एंड कल्चर। इसमें लिटरेचर वाले भी आदमी है, कल्चर वाले भी है, सारे, जिसे देश को जरूरत है इसकी। आज जो आप देख रहे हैं कैसे गीत लिख रहे हैं, कैसे प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसकी क्रूरता पैदा हो रही है यूथ में, खास करके फिरका प्रस्ती, गैंगिस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। इसलिए मैंने गुजारिश की है ये आज की सेमिनार बनाने का कि आप ऐसा लेख लिखिए जो प्रेम और भावना, जैसे पहले सत्कार से लोग रहते थे, आज वैसे ही रहने चाहिए। पिछले दिनों चंडीगढ़ में एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से HIV के प्रति जागरूकता अभियान के तहत साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को स्वास्थ्य सचिव अजय चंगती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन सिंह ने भी रैली को हरी झंडी दिखाई। साइकिल को अपनी दिनचर्या में शामिल करके स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने शहर में HIV के प्रसार को नियंत्रित करने और HIV संक्रमण के तरीकों और इसकी रोकथाम के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सोसाइटी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। शहर में 300 से ज्यादा साइकिल सवारों ने इस रैली में हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं, बच्चे और कॉलेज के छात्र छात्राओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। भारत में न्यायालयों में प्रौद्योगिकी का परिदृश्य और आगे का रास्ता विषय पर चंडीगढ़ स्थित सेक्टर 43 जुडिशियल एकेडमी में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक प्रणाली के आधुनिकीकरण में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई को पाटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर प्रकाश डाला। सारे कार्यक्रम का उद्देश्य जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका हम न्याय प्रणाली में इस प्रकार से उसका प्रयोग करना चाहते हैं कि आम आदमी को न्याय देने की जो हमारी कटिबद्धता है वो संपूर्ण हो और हम कम खर्च में और जल्दी न्याय लोगों को प्रदान कर सकें। उसमें टेक्नोलॉजी का एक बड़ी अहम भूमिका है। उसमें केस फाइल करने से लेकर नोटिस भेजने तक, फैसला लिखने में, फैसले का आम आदमी की भाषा में रूपांतर करना, ये सब इसमें शामिल है। और संपूर्ण रूप से हमारा उद्देश्य ये है कि लोगों को सस्ता, सुलभ और जल्दी न्याय मिले। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के पास अब डिजिटल उपकरणों के उपयोग के माध्यम से कुशल, प्रभावी और त्वरित न्याय की पहुंच अवश्य हो।